अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पर बात करते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात की बात करें तो अहम मुज़ाकरात पाकिस्तान और अफगान के तालिबान के सीनियर जो हुकाम हैं वो दोहा में हो रहे हैं, और जो कतर है वो इसकी मीडिएशन करवा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पाकिस्तानी डेलीगेशन की सरबराही कर रहे हैं, और उनके साथ जो ISI के सरबराह हैं वो भी इस वक्त में शामिल हैं। और दूसरी तरफ जो नुमाइंदगी कर रहे हैं अफगानिस्तान की, वो उनके अबूरी जो वज़ीर दिफा हैं और उनके जो इंटेलिजेंस चीफ हैं। पस मंज़र हम जानते हैं कि पिछले कई दिनों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात इस कदर कशीदा हो गए हैं कि तारीख में इससे पहले कभी भी दोनों मुल्कों के दरमियान बॉर्डर के ऊपर ये झड़पें नहीं हुई, और पाकिस्तान ने इस तरीके से अफगानिस्तान के अंदर ना सिर्फ बॉर्डर एरियाज़ में बल्कि काबुल और कंधार में जाकर भी कार्रवाइयाँ की। और वजह उसकी क्योंकि अफगान तालिबान ने अभी तक जो उन्होंने वादे किए थे कि वो TTP के खिलाफ और जो बाकी पाकिस्तान मुखालिफ ग्रुप हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। अब इन मुज़ाकरात की अगर आप बात करें तो दफ्तर खारजा ने जो बयान जारी किया, कल भी हमने जिक्र किया था, बिल्कुल वाज़े पाकिस्तान की पॉलिसी है कि मकसद सिर्फ इसका एक ही है कि अफगान तालिबान ये इंश्योर करें कि वो कलदम तरीके तालिबान पाकिस्तान हो, हाफिज गुल बहादुर ग्रुप हो, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हो या इस तरह के दूसरे ग्रोह हों, उनको अफगानिस्तान की सरजमीन से ऑपरेट करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अब शहबाज, ये आप कह सकते हैं कि एक मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन है, क्योंकि ये जो टॉक्स हो रहे हैं वैसे तो मुज़ाकरात के ज़रिए ही मामलात हल होते हैं, बट इसका पूरा एक बैकग्राउंड है। क्योंकि और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इससे पहले दोनों मुल्क बायलैटरली बहुत कोशिशें कर चुके, उसका कोई हल नहीं निकला, और इसी वजह से अब कतर जो है वो इंटरवीन कर रहा है, वो मीडिएट करवा रहा है। तो लॉट विल डिपेंड ऑन दिस, बहुत सी अनसर्टनिटीज़ हैं, बट एटलीस्ट पाकिस्तान जो है वो बहुत क्लियर है कि इन मुज़ाकरात को जो माजी में होते रहे हैं उसके मुकाबले में नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक बड़ा क्लियर हमारा एजेंडा है। और जब तक अफगान तालिबान की तरफ से वेरीफाइबल एक्शन नहीं लिए जाते तो फिर मामलात जो हैं वो आगे नहीं बढ़ेंगे। कामरान, बिल्कुल आपने सही कहा, कोई भी मुज़ाकरात की कामयाबी या नाकामी इस चीज़ के ऊपर होती है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। नॉर्मली पहले भी बातचीत होती है और उसका मकसद अमन होता था। इस वक्त पाकिस्तान शायद उससे आगे बढ़कर सोच रहा है, और ये कि वंस फॉर ऑल ये जो एक फितना वहाँ से पैदा हो गया जिसकी वजह से अब हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, कि पाकिस्तान को इसके ऊपर एक डिसाइसिव एक्शन लेना है। और ये जो मुज़ाकरात आज शुरू हुए हैं इस माहौल में हुए हैं जहाँ पे सीज़ फायर ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान ने दोबारा स्ट्राइक्स किए हैं अफगानिस्तान के अंदर, उन एरियाज़ के अंदर, उन जगहों पे जहां पे उनका ये ख्याल था और उनके पास डेफिनेट इन्फॉर्मेशन थी, जो कि वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने कहा है कि डिसाइसिव इन्फॉर्मेशन के ऊपर आज एक्शन हुआ है। तो ये सारा जो माहौल, इसको अगर आप देखते हैं कि अटैक्स भी पाकिस्तान ने आज किए हैं और गुज़श्ता रात जो किए हैं, उसके बाद फिर आज मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, तो आपको वे फॉरवर्ड इसके अंदर क्या नजर आ रहा है यहाँ पे? देखिए, एक चीज़ जो रात गए जो अटैक्स हुए थे उसके बाद एक कंसर्न था कि शायद आज होने वाले मुज़ाकरात ना हो पाए, क्योंकि उससे कुछ घंटे पहले दोनों मुल्कों ने यह इत्तेफाक किया कि वो सीज़ फायर को एक्सटेंड कर रहे हैं उस वक्त तक जब तक दोहा टॉक्स की कोई आउटकम सामने नहीं आती। लेकिन कल ही हमने देखा था कि शुमाली वज़ीरिस्तान में एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ जिसमें 7 पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए, और वो जिम्मेदारी कबूल की हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने। और पाकिस्तान ने जो एक नया रूल्स ऑफ द गेम तय किया है कि कोई भी मुस्तकबिल में पाकिस्तान में अगर अटैक होगा, उसका लिंकेज अफगानिस्तान के साथ मिलेगा तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर जाकर कार्रवाई करेगा। और वही पाकिस्तान का रिस्पांस था जो पक्तिका सूबे में पाकिस्तान ने हमले किए और जो दहशतगर्दी के ठिकाने थे उनको पाकिस्तान ने निशाना बनाया। अफगान मीडिया और उधर से जो कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं वो कह रहे हैं नहीं, इनमें सिविलियंस मारे गए हैं, और उसमें एक लोकल क्रिकेट क्लब था उसके कुछ जो खिलाड़ी हैं वो भी इसमें मारे गए हैं। और इसी वजह से नवंबर में पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान की एक ट्राई नेशन सीरीज़ होनी थी, और जो अफगान क्रिकेट बोर्ड है उसने इससे विड्रॉ कर लिया है। लेकिन आपने जिक्र किया जो वज़ीर इत्तलात हैं, एक तो उन्होंने तस्दीक भी की कि यस पाकिस्तान ने वो कार्रवाई की है, बट उन खबरों की सख्ती से तरदीद की है कि पाकिस्तान ने जो कार्रवाई की है उसमें कोई सिविलियंस की हलाकत हुई है। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने कहा है कि वहाँ पर जो दहशतगर्दी के ठिकाने थे और उनको एलिमिनेट किया गया है। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि कल जो स्टेटमेंट्स आई थी कि अफगान तालिबान ने कहा कि हम रिटेलिएट करेंगे, बट उन्होंने रिटेलिएट नहीं किया। और सुबह फिर बयान सामने आया उनके जो तर्जुमान है हुकूमत के कि हम बावजूद पाकिस्तान ने जो सीज़ फायर की वायलेशन की है आज नेक नीयती के साथ दोहा में मुज़ाकरात के लिए जाएंगे। तो इसका मतलब है, उसको आप इंटरप्रेट इस तरीके से कर सकते हैं कि अफगान तालिबान भी अब परेशान हैं, क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने जब रिटेलिएट किया था और पाकिस्तान ने जिस तरीके से जवाब दिया था तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ गए थे। तो लगता यह है कि जो पाकिस्तान की एक स्ट्रैटेजी है
और वैसे ये अफगान तालिबान की भी जब अमेरिका के साथ बातचीत करते थे यही हिकमत अमली होती थी। अमेरिका उनसे कहता था, बाकी पाकिस्तान भी कहता था कि आप सीज फायर करें, वो सीज फायर के लिए नहीं मानते थे। वो कहते थे ये जो वायलेंस है, जो हम अटैक्स करते हैं, ये हमारा एक लेवरेज है नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर। तो पाकिस्तान ने भी कल रात अटैक्स करके एक मैसेज दिया है कि ठीक है, हम सीज फायर या एस्केलेशन नहीं चाहते, लेकिन अटैक्स होंगे तो हम जवाब भी देंगे और हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ वो जाना चाह रहे हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है ये मुज़ाकरात काफ़ी टेंस होंगे, टेंस माहौल में होंगे। अब उसका आउटकम क्या निकलता है, दैट रिमेन्स टू बी सीन। अगर अफगान तालिबान का वफ्द वही एक रूटीन की बातें करता है कि नहीं जी ये तो आपका अंदरूनी मामला है, हम इसकी पुष्टपनाही नहीं कर रहे, या इस तरह के मामलात करता है, तो फिर मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने तो एक अपना रिजॉल्व शो कर दिया है। तो ये चीजें तो इसी तरीके से चलती हैं। कामरान, कोई भी मुल्क ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो हर वक्त हालत जंग में रहे, और पाकिस्तान खास तौर पर हमारी जो ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन है, पॉलिटिकल सिचुएशन है, एक नया फ्रंट जो परमानेंट हम नहीं खोल सकते। और इसका फिर गालबन हमारे जो दिफाई इदारे हैं और हुकूमत, उनके पास यही चॉइस बचती है कि अगर ये जंग होनी है, और जंग तो एक इफेक्टिवली हो रही है, पाकिस्तान के अंदर हो रही है, तो फिर ये अगर अफगानिस्तान तक जाएगी तो शायद ये मसला हल होगा। एक दो तीन चीजें और इसके साथ जो गालबन टेबल के ऊपर आ सकती है, अगर इसके ऊपर आप इनपुट दें बिफोर हम अगली स्टोरी पे मूव करें, कि इसमें जो अफगान रेफ्यूजीज हैं उसका मसला सामने आएगा। डेफिनेटली उसको टेबल पे रखेंगे कि अगर वहाँ पे 43 कैंप्स था खैबर पख्तूनख्वा में, उसको हुकूमत पाकिस्तान उसमें 38 को बंद करके रेफ्यूजीज को वापस भेजना शुरू कर दिया है। और दूसरा उसके साथ जो दाइश का मसला एक जुड़ा हुआ है कि अफगानिस्तान की जो हुकूमत है गालबन वो इस चीज़ पर इल्ज़ाम लगा रही है कि पाकिस्तान दाइश को सपोर्ट करे, विच इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि पाकिस्तान तो इनके खिलाफ एक्शन ले रहा है। तो ये दो चीज़ें किस हद तक जो मुज़ाकरात के आउटकम्स को अफेक्ट कर सकती हैं? देखें, ये बिल्कुल बात ठीक है कि इसमें क्विड प्रो को होगा, ऐसा नहीं है। अगर कोई डील होती है कि अफगान तालिबान के भी कंसर्न्स हैं, अफगान मुहाजिरीन की आपने बात की है, माजी में जो मुज़ाकरात के दौर होते रहे, शुरू में तो वो ये कहते रहे कि आप हमें तस्लीम करें, यानी कि रिकग्नाइज करें। दूसरा, जो पुराना निज़ाम था बॉर्डर के ऊपर, आपको पता है कि जो पाक अफगान बॉर्डर है बड़ा पूरली मैनेज था, स्मगलिंग भी होती थी, आप बगैर वीज़े के भी आते जाते थे। लेकिन फिर पाकिस्तान ने फैसला किया कि जिस तरह दो नॉर्मल कंट्रीज़ के दरमियान एक प्रोटोकॉल होता है कि आप वीज़ा लेकर के आते हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो पाकिस्तान ने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया अक्टूबर 2023 से। उस पर भी जो अफगान तालिबान है उनको एतराज़ है। उसकी वजह, एक तो वो ड्यूरेंट लाइन को इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं मानते, फिर कहते हैं कि बॉर्डर के दोनों तरफ डिवाइडेड फैमिलीज रहती हैं और कई सेंचुरी से वो बगैर वीज़े के आते जाते हैं। तो ब्रॉडर डील की अगर आप बात करें, क्योंकि इसमें तो अभी हम दहशतगर्दी के खिलाफ जो कार्रवाई है उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन उससे बाकी बहुत सी चीज़ें जुड़ी हैं। क्योंकि जब भी टेंशन होती है बॉर्डर बंद हो जाता है। अब आपको पता है कि बॉर्डर बंद है, और अगर आप मार्केट गए हो, आज मैं गया था, तो बेशतर जो टमाटर है वो आपको पता है कि अफगानिस्तान से आता है। तो टमाटर की कीमतें भी बहुत ज़्यादा ऊपर हैं, और जो गुड क्वालिटी का जो टमाटर है वो मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है। तो जो अदर साइड जो कंटेनर्स हैं टमाटर्स के अफगानिस्तान में, वो इस वक्त रुके पड़े हैं, और उससे नुकसान जो अफगान एक वजाहत यहाँ पे जरूरी है, पाकिस्तान ने ऑफिशियली अफगान ट्रेड को सस्पेंड नहीं किया। इसकी बुनियादी वजह यह है कि जो इस वक्त ट्रेड प्रैक्टिकली सस्पेंडेड बट ऑफिशियली सस्पेंडेड नहीं है, मतलब बॉर्डर बंद है। तो एक कुछ ऐसी भी खबरें आ रही थी कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जो ट्रांजिट ट्रेड है उसको रोक दिया। मैंने कल इसको चेक भी किया था, इसमें कोई हकीकत नहीं ट्रांजिट ट्रेड, लेकिन जो बॉर्डर के ऊपर ज़ाहिर बंद है, तो मूवमेंट नहीं हो रही, मूवमेंट रुकी हुई है, प्रैक्टिकल ट्रेड हो नहीं रही। तो बेसिकली ज़ाहिर है कि वो ये बातें करने को, दाइश का भी आपने जिक्र किया, अब ये काउंटर वो एलिगेशन लगाते हैं जी कि हम दाइश को सपोर्ट करते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेटेड मसला है, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान अब इस सारी लड़ाई को उस लेवल पर ले गया है कि अफगान तालिबान को मेरे ख्याल में फैसला करना होगा। क्योंकि पाकिस्तान ने तो बता दिया, कुछ लोग तनकीद भी कर रहे हैं, अफगानिस्तान के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं कि पाकिस्तान ये पै दर पै फ़िज़ाई हमले कर रहा है। किधर हैं तालिबान के अमीर हैबतुल्लाह खुनज़ादा, किधर हैं उनके जो अबूरी प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से कोई इस तरह का स्टेटमेंट सामने नहीं आ रहा। तो दबाव में है, और पाकिस्तान चाहता भी यही था। और आज अगर आप दबाव की बात करें तो जो फील्ड मार्शल हैं और आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में जो पासिंग आउट परेड थी, तो वहाँ पर भी उन्होंने खिताब किया और अफगानिस्तान से मुतालिक भी उन्होंने अहम बात की, और पाकिस्तान के मुतालबे को दोहराया कि वहाँ से जो दहशतगर्द तंजीमें ऑपरेट कर रही हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बट आई थिंक मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट बात थी, उन्होंने अपने उस खिताब में ऑफर किया म्यूचुअल सिक्योरिटी पैक्ट का अफगानिस्तान के साथ, यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सिक्योरिटी साझी है, तो मिलकर हमें आगे बढ़ना है। तो इसका मतलब है कि वाइल पाकिस्तान एक हार्ड लाइन स्टांस ले रखी है, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि दोनों मुल्कों के दरमियान मुस्तकबिल में ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। आइए पहले सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। Disconcerting is the use of Afghan soil for terrorism in Pakistan. We urge the people of Afghanistan to choose mutual security over perpetual violence and progress over hardline obscurantism.
Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan. The law enforcement agencies and the armed forces, with the support of the brave people of Pakistan, particularly of Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan, will surely defeat this menace as well. Be rest assured that, like our victory in the conventional domain, every state proxy of our neighbor will be razed to dust, inshallah. जी, पाकिस्तान के आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल म्यूचुअल सिक्योरिटी पैक्ट की बात कर रहे थे और आई थिंक ये बड़ी सिग्निफिकेंट बात है जो म्यूचुअल सिक्योरिटी पैक्ट की अगर आप बात करें, मतलब अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान देखें, हम ये भी कहते हैं कि दहशतगर्दी एक कॉमन चैलेंज है और ठीक है, अफगान तालिबान ने अमरीकी और गैर मुल्की अफवाज के खिलाफ जंग लड़ी, अब लेकिन इक़्तिदार उनके पास है, अब उस तरह की स्ट्रगल की या उस तरह के कोट एंड कोट जिहाद की ज़रूरत नहीं है, अब उन्होंने नेशन बिल्डिंग करनी है। और गिवन के दोनों मुल्कों की जो प्रॉक्सिमिटी है, अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, बहुत सी चीज़ों का इन्हिसार उनका हमारे ऊपर है, तो मेरा ख्याल है ये एक बड़ी पॉजिटिव इस लिहाज से भी ऑफर है कि म्यूचुअल सिक्योरिटी पैक्ट की अगर बात हो रही है तो उसमें म्यूचुअल सिक्योरिटी पैक्ट का मतलब ये है कि सिर्फ पाकिस्तान के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा, जो अफगानिस्तान के कंसर्न्स हैं उनको भी एड्रेस किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उन्होंने एक हिंट भी दिया है कि इफ़ अफगान तालिबान या दूसरी साइड कोऑपरेट करती है तो देन जो कोऑपरेशन के एवेन्यूज हैं दोनों मुल्कों के दरमियान वो बड़े एक्सपैंड हो सकते हैं। जो आर्मी चीफ की स्पीच थी बड़ी बैलेंस स्पीच थी, जो मैंने इसका रिटर्न इसका कंटेंट देखा है, उन्होंने हर जो अहम इशू है उसको टच किया। इसके साथ ही जो जुड़ी हुई चीज़ है म्यूचुअल सिक्योरिटी की, जहाँ पर उन्होंने बात की, पाकिस्तान जो अब नेट रीजनल सिक्योरिटी का जो एक स्टेबलाइजर फैक्टर बन गया, जो कि पहले इंडिया के बारे में कहा जाता है। और ये सारी जो चीज़ें चेंज हुई हैं पोस्ट मई 2025 की जो सिचुएशन जो है, पाकिस्तान ने जंग जीत की इंडिया के अगेंस्ट, उसके बाद बहुत कुछ बदल गया। दो तीन और चीज़ें जो उन्होंने इसी स्पीच की में जिसका जिक्र किया है, एक तो उन्होंने बड़ा क्लियर एक मैसेज भी दिया इंडिया को कि ठीक है न्यूक्लियर पावर्स हैं, जंग नहीं हो सकती, पर अगर होगी तो फिर आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि बियॉन्ड आपको प्रोपोर्शन जो है उसका वो जवाब नहीं मिले। बट मोर देन दैट जो उन्होंने एक साथ ही दो ममालिक का जिक्र किया है, चीन का और अमेरिका का। चीन को उन्होंने अगेन उन्हीं अल्फाजों में याद किया जो पाकिस्तान और चीन के रिलेशंस हैं कि स्ट्रेटेजिक फ्रेंडशिप है, पार्टनरशिप है, और उसके साथ ही अमेरिकन जो नए उनके साथ रिलेशंस बिल्ड हो रहे हैं उसका भी जिक्र किया। ये दोनों ममालिक का इकट्ठा मेंशन करना, इसको आप कैसे देखते हैं? देखें, ये पाकिस्तान की अदरवाइज भी हमेशा फॉरेन पॉलिसी का एक मेरे ख्याल में खासा रहा है और एक अप्रोच रही है कि हम जो बड़ी ताकतें हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं और उसकी अपनी वजूहात हैं। चीन हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो कोर इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करने में चीन हमेशा हमारे काम आया है। अमेरिका दुनिया की सुपर पावर है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करती है। आगे चल के हम IMF के प्रोग्राम की भी बात करते हैं, तो उस इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर जो सपोर्ट आपको चाहिए, तो अमेरिका के साथ आपकी अलाइनमेंट भी बहुत ज़रूरी है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि अभी तक अपेरेंटली ये लग रहा है कि हम एक तवाज़ुन कायम करने में फिलहाल तो कामयाब हो रहे हैं, अनलेस कि किसी एक साइड की तरफ से कोई ऐसा मुतालबा आ जाए कि जो दूसरी साइड को पसंद ना आए। बट जो इंपॉर्टेंट बात आपने इंडिया के हवाले से की वो सिग्निफिकेंट इसलिए था कि पिछले दिनों से कुछ दिनों से अगर आप देखें तो इंडिया की जो फौजी क़यादत है, उनकी जो सिविलियन लीडरशिप है, मुसलसल इस तरीके के इश्तियाल अंगेज़ बयानात दे रहे थे। उनके आर्मी चीफ ने तो यहाँ तक कहा कि जी हम तो पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से ही मिटा देंगे। तो इस तनाजुर में जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं उन्होंने मुज़ाकरात की अहमियत पर भी जोर दिया, कहा कि दो न्यूक्लियर मुल्कों के दरमियान जंग का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता, बट एट द सेम टाइम उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर एक छोटी सी भी शरारत या मिस एडवेंचर भारत की तरफ से किया जाएगा तो पाकिस्तान की तरफ से एक फुल थ्रॉटल रिस्पॉन्स जो है वो आएगा। मैं आपको छोड़े जा रहा हूं उनके इस क्लिप के तरफ जो इंडिया से मुतालिक उन्होंने कहा है, तो उसके बाद हम ब्रेक लेंगे। Pakistan would respond much beyond the expectations of the initiators. With diminishing distinction between combat and communication zones, the reach and lethality of our weapon systems will shatter the misconceived immunity of India's geographic vastness. The deeply hurting retributive military and economic losses inflicted will be much beyond the imagination and calculations of the perpetrators of chaos and instability. I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. Settle the core issues with Pakistan as per the international norms on the basis of equality and mutual respect.
ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस हफ्ते अगर पाकिस्तान की मईशत की बात करें तो अच्छी खबर बिलाखिर IMF के साथ जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है पाकिस्तान का हो गया है। और शहबाज, जब पिछले हफ्ते हम डिस्कस कर रहे थे तो IMF का जो जायज़ा मिशन है वो अपना 2 हफ्ते का जो विजिट था वो कंप्लीट करने के बाद चला गया था। और यूजुअली होता यही है कि जब विजिट कंक्लूड करते हैं, स्टेटमेंट आ जाती है, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान के केस में ऐसा नहीं हुआ था। आपने उन आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ की भी बात की थी, तो बट विद इन डेज ये जो भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ थे उस पर मामला तय पा गया और ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट का ऐलान हो गया। तो क्या कहते हैं कि लचक किसने दिखाई है? क्या IMF ने दिखाई है या पाकिस्तान ने IMF की बात मानी है जिसकी वजह से फिर ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया? कामरान, हमने जो पिछले प्रोग्राम में जिक्र किया था 4 बड़े इश्यूज आउटस्टैंडिंग थे। आउटस्टैंडिंग पाकिस्तान की तरफ से थे। IMF ने जो अपनी जो डिमांड्स थी, जो ओवरऑल उन्होंने पोजीशन थी वो एक्सप्लेन कर दी थी। तो लचक डेफिनेटली पाकिस्तान की तरफ से ही दिखाई गई है और उन इश्यूज के ऊपर पाकिस्तान ने कंप्रोमाइज किया है और बनता भी पाकिस्तान का ही कंप्रोमाइज करना था, क्योंकि जो बहुत सारे जो कंसेशंस पाकिस्तान मांग रहा था वो उस वक्त तक पॉसिबल नहीं थे जब तक इनके पास कोई फर्म नंबर्स ना आ जाते, जो सैलाब की वजह से सूरत हाल पैदा हुई उसके जो इफेक्ट्स आ रहे हैं बजट के ऊपर। बट बिफोर द एग्रीमेंट और वो सारी चीजें हम थोड़ा सामने जिक्र करना है आज उसका जो माहौल था, जिस माहौल के अंदर ये टॉक्स हुई हैं। इस दफा ये IMF की नई मिशन चीफ जो पाकिस्तान के लिए मुकर्रर हुई हैं, ईवा पेट्रोवा, उनका ये पहला मिशन था। और पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ और IMF की जो टीम थी उनकी जो बहुत ज़्यादा इक्वेशन इतनी कोई ज़बरदस्त नहीं थी। अनलाइक इन द पास्ट जो पहले इनके मिशन चीफ थे नेथन पोर्टर, उनके साथ इनकी इक्वेशन थी, लॉन्गर पीरियड के लिए वो सर्व कर रहे थे। तो ये एक चीज़ हमेशा होती है कि जब बात तो अल्टीमेटली पाकिस्तान ने माननी होती, IMF उस जगह पे कंसेशन देता है यहाँ पे या तो उसके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर हो वाशिंगटन से या फिर वो समझे कि हाँ पाकिस्तान की डिमांड ठीक है। बट इन केसेस में जिसकी वजह से ये मुआहदा रुका हुआ था उसमें सैलाब के जो नुकसान थे उसकी वजह से बजट में कितना रिलीफ देना है, उसके बाद जो गवर्नेंस एंड उसकी करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट है वो छापनी है, कब छापनी है, प्रोविंशियल कैश सरप्लस का टारगेट क्या होगा, प्राइमरी बजट सरप्लस का टारगेट क्या होगा। तो ये इशूज जो आउटस्टैंडिंग थे जिसके ऊपर हमने बात भी की है। मुआहदा हो गया है, उसकी अनाउंसमेंट भी आ गई है। $1 अरब का आपको जो बेल आउट पैकेज में से मिल जाएगा और $20 करोड़ मिलेगा पाकिस्तान को, जो एक क्लाइमेट वाली फैसिलिटी है। अब पाकिस्तान ने कहां कंप्रोमाइज किया, उसमें सबसे बड़ा तो वही जो इशू था कि गवर्नमेंट जो उनसे रिलीफ मांग रही थी तकरीबन कुछ 400 से 500 अरब रुपए की जो प्राइमरी बजट सरप्लस का हदफ है, जो जून में मुकर्रर हुआ था 1.6% जो पाकिस्तान की इकॉनमी के हजम के बराबर, या आप इसको सादा अल्फाज में कह लें 2100 अरब रुपए का हदफ था वो। तो पाकिस्तान चाह रहा था कि 2100 की बजाय जो सरप्लस जनरेट करना कोई 1500-1600 अरब रुपए की पाकिस्तान बात कर रहा था। जो IMF की तरफ से स्टेटमेंट आया उसमें वही पुराना हदफ जून वाला है। फिस्कल लॉसेस चूंकि जो फ्लड्स के हैं वो अभी भी कंफर्म इनके पास नंबर्स नहीं थे, तो उसमें एक पॉसिबिलिटी ये जरूर हो सकती है कि तब जब दोबारा अगला मिशन आएगा मार्च में तो तब वो आपका जो एनुअल टारगेट है उसको रिलैक्स कर सकते हैं अगर पाकिस्तान के पास फर्म अप नंबर हो जाएंगे। दूसरा इशू जो था गवर्नेंस की रिपोर्ट का था, उसके ऊपर पाकिस्तान ने कंसीड किया है। अब तय ये पाया है कि 15 नवंबर तक, उससे पहले या तब तक गवर्नमेंट जो है गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक जो असेसमेंट रिपोर्ट है उसको शाया करेगी और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन प्लान है वो 15 दिसंबर तक जारी होगा। तो जो रिपोर्ट शाया हो जाएगी ये प्रायर एक्शन है, और प्रायर एक्शन जो होता है अगर आप नहीं करते तो बावजूद स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के पाकिस्तान का जो केस है वो बोर्ड में नहीं जाएगा। 15 नवंबर की डेडलाइन इसलिए है कि अगर 15 नवंबर तक पाकिस्तान ये काम मुकम्मल कर देता है तो उसके बाद 3 से 6 हफ्ते लगते हैं बोर्ड को केस को सर्कुलेट करने में और फिर उसकी मंजूरी के लिए। तो मतलब कि 3rd वीक ऑफ दिसंबर फिर बोर्ड अप्रूवल दे सकता है प्रोवाइडेड पाकिस्तान प्रायर एक्शन मीट कर लेता है। उसके बाद फिर IMF में छुट्टियां आ जाएंगी अगर ये नहीं करता, बट हो जाएगा। तीसरी चीज इसके अंदर जो थी प्रोविंशियल कैश सरप्लस का, वो इशू अभी भी इसलिए उससे लिंक था प्राइमरी सरप्लस के साथ। उसका मतलब है कि IMF ने इनको कंसेशन नहीं दिया। हमने लास्ट प्रोग्राम में कामरान इस चीज का जिक्र किया था कि जो इकोनॉमिक लॉसेज हैं 744 अरब रुपए के हुए हैं, उसके ऊपर IMF का एग्रीमेंट नहीं था। कल बाकायदा उसकी रिपोर्ट जो है प्लानिंग मिनिस्टर हसन इकबाल साहब ने जारी कर दी, जिसमें जो टोटल लॉसेज है वो 822 अरब रुपए के दिखाएंगे, लेकिन जो लॉसेज सूबों के अंदर हुए हैं वो आज भी 744 ही हैं। और उसके अंदर अदर्स की कैटेगरी में डालकर जो वफाकी जो वजारतें उन्होंने क्लेम किया जी उनके भी कोई 78 अरब के डायरेक्टली लॉसेज हैं, जैसे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का, तो वो मिला के 822 और एसेंशियली 744 अरब के ही लॉसेज हैं। इस तरह की जब अदर्स की कैटेगरी डालते हैं उसको आप उस तरीके से बैकअप नहीं कर सकते ना, तो फिर जो क्रेडिबिलिटी होती है नंबर्स की उसके ऊपर जो है वो सवालिया निशान आता है।
लेकिन ओवरऑल इसका मतलब है कि जो भी प्रायर एक्शन है तो पाकिस्तान को अब हर सूरत में इसको मानना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर है कि नहीं चाहते कि हम जो प्रोग्राम है वो डीरेल हो। और उसमें जाहिर है जब आप बात कर रहे हैं गवर्नेंस की जो रिपोर्ट से मुतालिक पब्लिक हमने नहीं की, तो उसमें हुकूमत का एतराज़ क्या है? क्या उसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो इस तरह की हैं कि शायद हुकूमत के लिए एम्बैरसिंग होगा? प्रॉब्लम क्या है उसके अंदर? देखिए, फ्रैंकली मैं किसी आला हुकूमती हुकाम को कह रहा था कि मुझे उस रिपोर्ट के कुछ उसको देखने का मौका मिला जो अभी तक पब्लिश नहीं, और इस पर हम खबरें भी मुसलसल कर रहे हैं। तो मैं उनको ये कह रहा था कि इसमें क्या है ऐसी चीज़ इसको जिसको शाया करने से आपको प्रॉब्लम है। तो वो कोई सेटिस्फैक्ट्री उनका रिप्लाई नहीं था। वो कह रहे नहीं, अभी बात हमारी चल रही है, हम इसको देख लेंगे, कर लेंगे, बट इनको करना पड़ेगा। अब रिपोर्ट के अंदर क्या है, रूल ऑफ लॉ की बात है। अब रूल ऑफ लॉ में कौन सी चीजें आती हैं, उसके भी कुछ तो आगे जाके हम ब्रेक के बाद डिस्कस भी करेंगे। प्राइमरीली जुडिशरी की इंटेग्रिटी की वो बात कर रहे हैं, जुडिशरी के अंदर मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट्स की बात कर रहे हैं। उसके अलावा जो बाकी हुकूमती इदारे हैं, हुकूमती मलकियती इदारे हैं, उनकी रिफॉर्म्स की इस्लाहात की बात कर रहे हैं। वो इस चीज की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कहां कहां करप्शन हो सकती है, उसको कैसे उसको रोका या कम किया जा सकता है। तो इसका मतलब है कि शायद जो हुकूमत को ये डर है कि एक बैड प्रेस मिलेगी जब इसके हवाले से बातचीत हो, और हम जानते हैं कि हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ हो या अदालतों के अंदर फैसले किस तरीके से होते हैं या अपॉइंटमेंट किस तरीके से होती है, तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट इस वजह से भी डरी हुई है कि जो फिर ऑपोजिशन है या उनकी मुखालफीन है उसको अपने जो सियासी पॉइंट स्कोरिंग है उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि देखें IMF आपके बारे में क्या कह रहा है। हालांकि मेरे ख्याल में उन्होंने जो अहाता किया होगा वो ये नहीं है कि शायद इस गवर्नमेंट स्पेसिफिक होगा, वो ओवरऑल जो पाकिस्तान की, ऐसा तो नहीं कि ये अदारों की असेसमेंट है। हाँ, ये बात जरूर ठीक है कि जुडिशरी जो कॉम्प्रोमाइज हुई है वो ज्यादा इस दौर में हुई है, तो इसलिए मेरा ख्याल इनका एक वो जो कंसर्न का वो एरिया वो बनता है। बट इसके अलावा जो IMF ने नाज़रीन बात किया, GDP ग्रोथ की बात की, IMF का ये ख्याल है कि सैलाब की वजह से GDP ग्रोथ रेट जो 4.2% हासिल नहीं हो सकेगा, 3.2 से 3.5% ग्रोथ रेट रहेगा। एक्सटर्नल सेक्टर के हवाले से उन्होंने कहा है जी कि चैलेंजेस अभी भी मौजूद हैं, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो कमिटेड है इकदामात लेने की जो उसको लेने चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उसको डिटर्मिन करता है, अभी भी जो IMF का मौक़िफ़ है वो वही है कि इसमें कमी नहीं हो सकती। और साथ ये भी कह दिया कि अगर सैलाब की वजह से महंगाई की जो रफ्तार है उसमें इजाफा होता है तो फिर मॉनेटरी पॉलिसी में तब्दीली आएगी, मतलब बजाय कम करने के उसको इजाफा करने की बात की। एक्सचेंज रेट एक एरिया ऐसा रहा है जो कि कंट्रोवर्शियल तो नहीं है, लेकिन एक सेंसिटिव जरूर रहा है पाकिस्तान के अंदर। एक्सचेंज रेट की जो स्टेबिलिटी है हमारे लिए तो ठीक है, उससे महंगाई नहीं होती, लेकिन उसकी इकोनॉमी के ऊपर कुछ नेगेटिव इंपैक्ट्स भी आते हैं। एक्सचेंज रेट के ऊपर IMF ने अपनी जो प्रेस स्टेटमेंट उसमें जिक्र ये किया है कि जो एक्सटर्नल सेक्टर की जो स्टेबिलिटी है और उसको जो मार्केट डिटर्मिन एक्सचेंज रेट होना चाहिए, उसको प्राइस डिस्कवरी जो है एक्सचेंज रेट की होनी चाहिए। मतलब ये कि जो अभी 281-282 रुपए के ऊपर एक डॉलर मिलता है, उनके ख्याल में शायद ये इसकी ट्रू वैल्यू नहीं है। और भी बहुत सारी IMF ने बातें की है, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि जो 30 अरब डॉलर का एक ट्रेड के अंदर एक जो बहुत बड़ी डिस्क्रिपेंसी आ चुकी है, इसके ऊपर IMF का क्या मौक़िफ़ है, IMF मज़ीद पाकिस्तान से क्या चाहता है और हमें क्या मसाइल है, इसके हवाले से बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। IMF के साथ जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है उस पर हम बात कर रहे थे, लेकिन इससे पहले भी हम अपने प्रोग्राम में जिक्र कर चुके थे कि जो पाकिस्तान का जो इंपोर्ट का जो फिगर आया था तो उसमें एक डिस्क्रिपेंसी है, यानी कि 30 अरब डॉलर की जो डिस्क्रिपेंसी आ रही है पिछले चंद सालों से, तो वो 30 अरब डॉलर कहाँ मिसिंग है, तो इसके हवाले से अब जो IMF है उसका भी बड़ा इंटरेस्ट है। तो वो एक इसके हवाले से मिशन भेजना चाहते हैं, खुद इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। तो क्या गवर्नमेंट ने इसके हवाले से अग्री कर लिया है या अभी उन्होंने सिर्फ ये प्रपोज किया IMF ने कि वो ये, और क्या ये लिंक्ड है विद जो बोर्ड से अप्रूवल हमारी होनी है या इट्स अ सेपरेट इशू? नहीं, बोर्ड से अप्रूवल से तो उस तरीके से लिंक नहीं है। ये एक आउटस्टैंडिंग इशू जरूर है जिसके ऊपर इनकी बातचीत चलती रहेगी, पर उससे पहले जो अहम चीज़ ये है कि जिस तरह हर किसी इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर जहां पे गवर्नमेंट को एम्बैरसमेंट होती है उसको दबाने की कोशिश की जाती है, उसी तरीके से इस इशू को भी ट्रीट किया जा रहा है। हुकूमत अभी तक इस मामले की जो संजीदगी है उसको ना एक्नॉलेज कर रही है ना अप्रिशिएट कर रही है। कामरान 2020 से लेकर 2025 तक का जो अरसा था उसमें अगर आपका जो पाकिस्तान में जो इंपोर्ट्स हुई है उसमें 30 अरब डॉलर का गैप आ जाए, रफली कोई 10% बनता है ऑफ द टोटल इंपोर्ट्स, तो ये एक छोटा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर से बहुत ज्यादा सवाल या निशानात इस पे आते हैं। नंबर 1 कि जी कोई मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रही,
टैक्स एवेजन तो नहीं हो रही, कोई और मामला इसके अंदर गड़बड़ तो नहीं है, तो उसके जवाब चाहिए होते हैं। जब मेरी कुछ आला हुकूमती हुकाम से बात हुई जिसमें वफाकी वजीर भी शामिल थे, और गालबन वफाकी वजीर को सही एडवाइस नहीं किया जा रहा। उनको यह बताया गया जी कि अकाउंटिंग का कोई मसला, ये अकाउंटिंग का मसला नहीं है। जब मुल्क के अंदर दो चीजें दरामद हो रही हो और एक आप बुक ही ना करें, इसको अकाउंटिंग नहीं कहते, इसको कुछ और कहते हैं। तो अगर आप अपने एडवाइजर ऐसे रखेंगे जो आपको सही बात ही ना बताएं, तो फिर मुल्क के इस तरह के मसाइल पैदा होंगे। इसमें कामरान अगेन रिपीट कर देते हैं, इशू क्या है कि जो पाकिस्तान सिंगल विंडो है, जो कानून के तहत एक इदारा बना है जिसका काम इंटरनेशनल ट्रेड को डील करना और फैसिलिटेट करना, उसके मुताबिक 5 साल में 321 अरब डॉलर की इंपोर्ट हुई है। प्राल जो एफबीआर के अंदर काम करता है उसके मुताबिक 305 अरब डॉलर की इंपोर्ट हुई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास जो बैंकिंग सेक्टर से इंफॉर्मेशन है, जो अदायगियां हुई है, वो 291 अरब डॉलर की इंपोर्ट हुई है। तो इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, प्रोब करने के लिए IMF ने जब अभी रिव्यू टॉक्स थी तो उन्होंने एक टेक्निकल असिस्टेंस मिशन जो है वो पाकिस्तान भेजने की उन्होंने बात की। उनका ये ख्याल था कि इसको डिटेल में देखने की जरूरत है और उसके बाद रेमिडियल मेजर्स जो है उसको वो सजेस्ट करना चाह रहे थे। मेरे इस हवाले से कल बात हुई, जो चीफ स्टैटिस्टिशियन है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के डॉक्टर नईम जफर, उन्होंने कहा जी कि ये IMF का मौक़िफ़ जरूर है, हमें उनकी जरूरत नहीं है, ना हमने रिक्वेस्ट किया ना हम इसको मानते हैं। तो गवर्नमेंट इस चीज को रेजिस्ट कर रही है। एहसन इकबाल साहब की भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उनसे एक जर्नलिस्ट ने सवाल किया तो उन्होंने आगे से जवाब ये दिया कि मामला तय पा गए हैं, IMF को हमने एक्सप्लेनेशन दी है, उन्होंने हमारी एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट की है, बट ऐसा नहीं है। जो मेरी वजारत खजाना के हुकाम से बात हुई है, जो डायरेक्टली डील कर रहे हैं IMF के साथ, उन्होंने ये कहा कि ये अभी भी आउटस्टैंडिंग इशू है, बट उनका भी ये ख्याल था कि शायद हमें रिव्यू मिशन की, या रिव्यू तो नहीं, असिस्टेंस मिशन की जरूरत नहीं है। बट कामरान ये देखने की जरूरत इसके अंदर क्यों है कि 30 अरब डॉलर का इतना बड़ा गैप कैसे आ गया, और कोई मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रही, कोई टैक्स एवेजन तो नहीं हो रही, कौन से लोग इसमें जो इन्वॉल्व हैं। तो अभी तो हम भी इसको फेस वैल्यू के ऊपर ले रहे हैं, इसको डिस्क्रिपेंसी कह रहे हैं। अगर गवर्नमेंट इसकी तय तक नहीं पहुंचती तो फिर इसके और बहुत सारे मतलब लिए जा सकते हैं। और बेहतर यही होता है कि जब इस तरह का कोई चीज सामने आ जाए तो हुकूमत, जो वक्त की हुकूमत होती है, वो खुद ही इसको एड्रेस कर दे, वरना जो अगली गवर्नमेंट आती है। और फिर एक बात और इसमें बढ़िया है, मैं एक बहुत ही एक सोशल मीडिया के ऊपर स्टोरी को लेकर ऐसे कहा जा रहा है सारा ये जो फ्रॉड, कोई इसको कह रहा है, कोई डिस्क्रिपेंसी कह रहा है, सारा PMLN गवर्नमेंट की टाइम पे हुआ है। ऐसा नहीं है, ये जून 2000 बल्कि जुलाई 2020 से लेकर जून 2025 का डाटा है, जिसमें इमरान खान साहब की भी गवर्नमेंट थी, शहबाज शरीफ साहब की 2 हुकूमतें और एक निगरान हुकूमत भी, तो 4 हुकूमतों की दौरानिए के ऊपर ये फैला हुआ है। तो गवर्नमेंट को भी इसको पर्सनल सब्जेक्टिव लेने की बजाय इसको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट फैक्ट कि अगर उनको ये लगता है कि कोई अकाउंटिंग का एरर है या फिर इसके अंदर कोई रॉन्ग डूइंग नहीं है, तो उसके लिए बजाय इसके कि IMF फिर आपको मजबूर करे, अगर आप खुद ही उसको इन्वेस्टिगेट करवा के उसको रेक्टिफाई कर लें तो फिर IMF की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप प्लॉजिबल उसके अंदर रीजंस होंगी तो मेरा ख्याल है IMF की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर IMF आके कोई प्रोब करता है, उसके अंदर फिर कुछ इस तरह की चीजें निकलती हैं, तो फिर वो गवर्नमेंट के लिए काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। एक नॉर्मल चीज ये होती है कि कोई आपकी सेंसिटिव इंपोर्ट्स भी होती हैं, और जो सेंसिटिव इंपोर्ट्स होते हैं उसको डील माजी में भी किया जाता है, आइंदा भी किया जाता है। मुझे यहाँ पे वो सेंसिटिव इंपोर्ट्स का मामला नहीं लगा, क्योंकि जब सेंसिटिव इंपोर्ट्स होती हैं तो उसका फिर तरीका भी डिफरेंट होता है और हर मुल्क करता है, उसमें कोई इतनी छुपाने वाली बात नहीं होती। यहाँ पे क्लियरली अगर आप देखें, जो अगर सिर्फ PSW और प्राल के डाटा की नाज़रीन बात कर लें, तो जो 16.5 अरब डॉलर का डिफरेंस है PSW का और प्राल का, उसके अंदर जो 13 अरब डॉलर का जो इसके अंदर डिस्क्रिपेंसी है वो जो एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम उसकी है। इसका मतलब क्या हुआ कि इंपोर्टर जो है, जो कि बुनियादी तौर पर मैन्युफैक्चरर है, जो रॉ मटेरियल पाकिस्तान में जिसने इंपोर्ट किया, उसने रॉ मटेरियल बगैर कोई ड्यूटी के, चूंकि इंपोर्ट को जो है उसके ऊपर एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट करने के लिए उनको ड्यूटी उसके ऊपर उस तरीके से नहीं लगती, उसको उसने रॉ मटेरियल को इंपोर्ट किया, उस इंपोर्ट से उसने लोकल माल बनाया, बना के उसने बाहर नहीं बेचा, लोकली बेच दिया, इंपोर्ट के ऊपर भी टैक्स बचा लिया, और जो लोकल सेल्स थी वो शो नहीं की। तो क्योंकि आपकी इंपोर्ट ही बुक नहीं हुई थी, वो रिकॉर्ड के अंदर था ही नहीं, तो टैक्स एवेड हुआ। तो टैक्स एवेड एक हाथ से तो नहीं होता, दूसरा हाथ उसके अंदर FBR का होता है। मेरा ख्याल उसको भी देख लेने की जरूरत है। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कि IMF क्यों चाहता है कि पाकिस्तान में करप्शन कम हो जाए। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। IMF के हवाले से हम बात कर रहे हैं, और शहबाज ब्रेक से पहले जो आपने जिक्र किया कि IMF क्यों चाहता है कि पाकिस्तान में करप्शन कम होनी चाहिए, तो मुझे उससे ऐसा लगा क्या पाकिस्तान में हम नहीं चाहते या गवर्नमेंट नहीं चाहती कि करप्शन कम होनी चाहिए। मतलब 2 चीज़ें आपने कही हैं, एक कि करप्शन भी हो रही है, दूसरा ये कि IMF चाहता है, लेकिन कौन नहीं चाहता कि करप्शन
देखिए ये जो अभी हम बात करने लगे, ये उसी रिपोर्ट से जो अभी हुकूमत ने शाया नहीं की, उसी के अंदर ये रिकमेंडेशन है सारी। और IMF का डेफिनेटली इसके अंदर बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि जब तक आपके इदारे मजबूत नहीं होंगे, जब वहाँ पे रिस्क बेस्ड स्ट्रेटजी जो है, प्लान्स हैं, वो इंप्लीमेंट नहीं होंगे, तो पाकिस्तान में करप्शन कम नहीं हो सकती। और करप्शन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया के हर मुल्क के अंदर होती है। उसको हैंडल कैसे किया जाता है, दैट इज द क्वेश्चन। जैसे अमेरिका के अंदर कहा जाता है कि टैक्स चोरी तो वहां पे भी होती है, जब पकड़ा जाता है तो फिर माफी नहीं है। पाकिस्तान में जब टैक्स चोरी होती है तो उसको फिर बहुत सारे तरीके हैं उसको माफ करवाने के लिए, बजाय कि अब ये जो हम अभी बात कर रहे थे, जो $30 अरब की जो डिस्क्रिपेंसी, इसके अंदर डेफिनेटली टैक्स चोरी है, उसका क्वांटम क्या है ये हमें नहीं पता। वो रिपोर्ट जो है पता लग जाएगा जब ये गवर्नमेंट इसको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करती है। तो ये जो इनकी GCD गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट है, उसके अंदर उन्होंने सिफारिश IMF ने ये की है कि हुकूमत पाकिस्तान रिस्क बेस्ड स्ट्रेटजीज बनाए टू आइडेंटिफाई के जो हाईएस्ट, जिसमें वो 10 इदारे हुकूमत पाकिस्तान की जिसमें करप्शन के सबसे ज्यादा इम्कानात हैं, वो इम्कानात की बात कर रहे हैं। तो जब आप इस तरह की बात करते हैं कि करप्शन के सबसे ज्यादा इम्कानात जिन 10 इदारों में है, उनको आइडेंटिफाई करें और वहां पे इकदामात करें ताकि वो करप्शन को कम किया जाए। अब वो हमें पता है कौन से इदारे, सबका तो नहीं पता होगा। वो इदारे जिनका पब्लिक से वास्ता पड़ता है, वो उसके अंदर करप्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, चाहे वो आपका FBR है, चाहे आपका पुलिस का महकमा है, चाहे आपका पावर सेक्टर का महकमा है, चाहे आपका गैस सेक्टर का महकमा है। ये वो इदारे जहां पे जब पब्लिक डीलिंग होती है तो उसके अंदर नेचुरली एक अपॉर्चुनिटी होती है करप्शन करने की। कोई इसको स्पीड मनी कहता है, कोई करप्शन कहता है, हर किसी ने अपना नाम रखा हुआ है। तो करप्शन के चांसेस जहां पे हैं तो आप वहां पे स्ट्रेटजी बना लें, इसमें क्या मसला है। दूसरी चीज इसके अंदर ये जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, IMF ने कहा है कि जो पाकिस्तान के अहम इदारे हैं, जो रेगुलेटरी इदारे हैं, जैसे नैब है, जो सुपर, उन्होंने उसका लफ्ज इस्तेमाल किया ओवरसाइट बॉडीज, जो ओवरसाइट बॉडीज है, नैब है, उसके अंदर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, ये 3 नाम जो सामने आए। या फिर आप देखें पैमरा है, नेपरा है, ओगरा है, रेगुलेटरी बॉडीज है ना, आपके इसी तरह PTA है। तो मतलब ये रिपोर्ट के अंदर इसमें कुछ नाम नहीं है, मैं जनरल बता रहा हूं जिनके रेगुलेटरी ओवरसाइट बॉडीज होती हैं। उनके इन इदारों के अंदर जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो मेरिट बेस्ड होनी चाहिए। आप कवानीन ऐसे बनाएं कि मेरिट बेस्ड इसके अंदर अपॉइंटमेंट, इस रिकमेंडेशन में क्या प्रॉब्लम है इसको इंप्लीमेंट करने में। अगर ये हो जाता है तो फिर रूल ऑफ लॉ हो जाता है। अब रूल ऑफ लॉ की जब बात है, सिर्फ इसमें जुडिशरी नहीं होती, इसमें बाकी मुल्क के इदारे भी होते हैं जिनका ज्यादा वास्ता पड़ता है। तो ये इसके अंदर रिकमेंडेशन FBR के ऊपर काफी ज्यादा फोकस है इस रिपोर्ट के अंदर। शायद ये भी एक वजह है कि हुकूमत नहीं चाहती कि FBR को ज्यादा एम्बैरेस करे। वैसे तो इस वक्त हुकूमत वाशिंगटन में दुनिया को बता रही है कि FBR में बड़ी इस्लाहात होगी, लेकिन IMF की जो रिपोर्ट है वो कुछ और ही, ये जो गवर्नेंस वाली रिपोर्ट है कुछ और ही बता रही है। ये इस रिपोर्ट के अंदर बेतहाशा सिफारिशात जो सिर्फ FBR से रिलेटेड है, 4-5 बड़ी सिफारिशात कामरान नाज़रीन को बता देते हैं। सबसे बड़ी रिकमेंडेशन इसके अंदर FBR के हवाले से ये है कि FBR की जो फील्ड फॉर्मेशंस हैं उनके पास बेइंतहा इख्तियारात हैं। मतलब वो इख्तियार जो FBR हेडक्वार्टर के अंदर होना चाहिए, वो फील्ड के अंदर एक कमिश्नर जो ग्रेड 20 का ऑफिसर होता है, उसके पास ऐसे इख्तियारात हैं जो कि शायद पार्लियामेंट के इख्तियारात, उनके वो इख्तियारात को विड्रॉ करें और इन इख्तियारात को वापस FBR हेडक्वार्टर में दें। फिर वो कह रहे टैक्स को सिंप्लीफाई करने के लिए एक स्ट्रेटेजी दे, प्लान दे मई 2026 तक, जिसमें टैक्स रेट भी कम हो, उनके नंबर्स भी कम हो। इस विदहोल्डिंग टैक्सेस के हवाले से उन्होंने बात की है। फिर अकाउंटेबिलिटी ऑफ FBR ऑपरेशन, FBR के अंदर अकाउंटेबिलिटी का जो निजाम है इसको बेहतर करने की बात की है। FBR के अंदर एक इंटरनल ऑडिट का डिपार्टमेंट होता है, उसको उनका स्ट्रेंथन करें और उसको जो उसकी ऑपरेशन का डिपार्टमेंट है उसके अंडर दिए, उसके अलहदा करें। फिर वो कह रहे हैं कि एक FBR के अंदर जो हेडक्वार्टर एक एग्जीक्यूटिव कमेटी एस्टैब्लिश करें जो FBR के मामलों को देखे। और बहुत सारी सिफारिशात है कामरान, टाइम हमारे पास कम है। नटशल अगर आप देखें, अभी तक जितनी भी हमने बात की है गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट के अंदर जो सिफारिशात है उसके ऊपर की है, तो इसमें क्या गलत है। अगर रूल ऑफ लॉ होता है मुल्क के अंदर, FBR के अंदर मामला बेहतर होते हैं, इदारों के अंदर मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट्स होती हैं, 10 इदारे जिनके अंदर करप्शन के ज्यादा चांसेस है वो कम होते हैं, तो बेहतरी और तालियां किसके लिए बजेंगी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब। और जो हुकूमतें होती हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ये नहीं यही नारा लगा के आती है ना कि हम पाकिस्तान को या मुल्क को संवारेंगे, जो इदारों के अंदर इस्लाहात करेंगे। तो IMF भी आपसे ये कह रहा है तो उस पर इम्प्लीमेंट करें। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।